गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का आज की क्लास में। तो आज आप लोग के लिए बिहार बोर्ड के लिए जो भी बच्चे क्लास 10th है उन लोगों के लिए टेस्ट सीरीज है आज हिंदी का। ठीक है, तो आप लोग देखिए आप लोग का स्कोर किया जाता है और आप लोग की कितनी तैयारी अब तक हो चुकी है, क्योंकि इस बार जिनकी तैयारी है वो दिमाग में एक चीज सेट करके रखें कि इस बार 400 पार करना है तो करना है। जब दिमाग में सोचिएगा ना वो चीज 100% आपको खुद ब खुद मंजिल पे लेके जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, हिंदी का है और इसमें व्याकरण और सब्जेक्ट आपके दोनों जगह से क्वेश्चन लिया गया। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है शुरुआत का। कहता है डॉ का उच्चारण स्थान क्या है, बताइए। डॉ जो है उसका उच्चारण स्थान क्या है। आपके पास चार ऑप्शन है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। बताइए फटाफट किसका स्थान है ये। तो देखिए डॉ का जो उच्चारण स्थान है, डॉ कहां से आता है, मूर्धा से आता है। कहां से आता है बाबू, मूर्धा से, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ व्यंजन है। और ये देखिए जितना भी क्वेश्चन है ना ये रिपीटेबल एग्जाम में आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और ये अंतस्थ व्यंजन तो बहुत बार मतलब इसकी प्रक्रिया चालू ही रहती है, पूछता ही रहता है आपके एग्जाम में। ठीक है, और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि अंतस्थ व्यंजन क्या गो होता है। ठीक है, अगर आप लोग देख रहे होंगे तो आपको बताना है अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं। चलिए तो देखिए अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं बाबू चार होते हैं, याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यो, रो, लौ, वो, ये चार होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन, यो, रो, लौ, वो। ठीक है, तो देखिए कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, तो आपको नजर आ गया होगा कौन सा, बी यानी रॉ। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं बाबू, चार होते हैं, यो, रॉ, लौ, व। इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, चलिए अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ऊष्म व्यंजन है। कौन ऊष्म व्यंजन है, बहुत बच्चे को ये पता भी नहीं होगा ऊष्म व्यंजन क्या है, ऊष्म व्यंजन क्या है। ठीक है, अगर पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो अभी आप लोग जान जाइएगा। ठीक है, देखिए ऊष्म व्यंजन भी कितने होते हैं आपके, चार होते हैं। ऊष्म व्यंजन की भी संख्या कितनी होती है, चार। देखिए तीनों 100 को ले लीजिए, आपका एगो ये 100 होता है, आप लोग का एक ये 100 होता है और एक ये 100 होता है, ये तीन हो गए। इसके साथ एक ह मिला दीजिए, ये आपके ऊष्म व्यंजन है। कौन से व्यंजन है आपके, ऊष्म व्यंजन, याद रखिएगा। ठीक है, ऊष्म व्यंजन की भी संख्या कितनी होती है, चार होती है। तीनों 100 आपके और साथ में क्या हो जाएगा भाई, हो। तो देखिए आप लोग के सामने ऑप्शन में दिख गया होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत आप लोग को समझने में। दो चीज आपने जाना भैया, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, चार होते हैं, योर और लौव। और ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है, चार होती है, तीनों 100 आपके। ठीक है, 100 से सपेरा, 100 से षटकोण, 100 से सलगम। ठीक है, और ह से हाथी, ये ऊष्म व्यंजन हो गए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए तीन क्वेश्चन आपने व्याकरण से देखे, अब तीन क्वेश्चन आप लोग के किताब से। ठीक है, तो आप लोग सही से जवाब दीजिएगा। कहता है डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म किस गांव में हुआ था। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का जन्म किस गांव में हुआ था, ऊंच गांव, सानी, बनगांव, मंझगांव, बड़गांव। फटाफट बताइए किसमें हुआ था। तो देखिए इनका जो जन्म हुआ था वो होता बाबू ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ऊंच गांव सानी में हुआ था। कहां होता, ऊंच गांव सानी में। अगला क्वेश्चन है, बहादुर पाठ के लेखक कौन है। बहादुर पाठ के लेखक कौन है, गुणाकर मूले, मैक्स मूलर, अमरकांत, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन थे बहादुर पाठ के लेखक बाबू, आपके अमरकांत थे। ठीक है, कौन थे, अमरकांत थे। ठीक है, आगे है निराला की साहित्य साधना। ठीक है, निराला जी की साहित्य साधना पुस्तक पर किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और जितना भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर का पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेबल क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया से इस चीज वीडियो को देख लीजिए, आपका बहुत सारा क्वेश्चन और डाउट सब क्लियर हो जाएगा। जैसे आप लोग ने अभी अंतस्थ व्यंजन देखा, उस व्यंजन देखा, उसी तरह बहुत चीज आप इस वीडियो में आज सीखिएगा। ठीक है, और जो भी बच्चे नए आए वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए, और क्लास 10 का पूरा वीडियो आप लोग को मिलेगा और तैयारी जबरदस्त रहेगी इस बार। ठीक है, दिमाग में बस बाबू आप लोग एक ही चीज रखिएगा कि अब की बार 400 पार या रिकॉर्ड तोड़। ठीक है, चलिए, निराला की साहित्य साधना पुस्तक पर किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, आप लोग को आ गया होगा आंसर, अमरकांत, अज्ञय, गुणाकर मूले या डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो इसका आंसर बाबू हो जाएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा, यानी ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत आप लोग को, चलिए।
अगला क्वेश्चन है बाबू, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। ठीक है, ये आपको एक वाक्य दे दिया है, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए। कहता है इस वाक्य में पहनावे कौन सी संख्या है? ये जो पहनावे आपका है ये कौन सी संख्या है? संज्ञा है, जातिवाचक संख्या, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। बताइए आप लोग कौन सा संज्ञा है? ठीक है, पहनावा। देखिए यहां पे देखिएगा तो आजकल भारतीय पहनावे, इस पहनावे को ध्यान समझिएगा। ठीक है, पहनावे बदल गए, इसमें संज्ञा पूछ रहा है। देखिए संज्ञा के कितने भेद होते हैं ये आप लोग को पता होगा, है कि नहीं? 4 भेद तो यही दे दिए। ठीक है, 4 तो यही दे दिया, एक आपके पास है, कौन सा है वो आप लोग को पता होगा, द्रव। ठीक है, अब एक चीज बताइए, पहनावा किस में आएगा? द्रव में आएगा। सोच के देखिए, कुछ क्वेश्चन को देखिए, कुछ अगर दिमाग लगाइएगा ना तो कुछ क्वेश्चन नहीं भी आता हुआ आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, यानी पहनना उन लोगों का बदल चुका है। तो यहाँ जो पहनावा ये क्या चीज को बतला रहा है? भाव को बतला रहा है। किस चीज को? भाव को। भाई आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, यानी अपने भाव को दर्शा रहा है। अरे आजकल उसको देखो यार, बेचारा सुस्त सुस्त सा रहता है, आजकल देखो वो मस्ती कर रहा है ना। तो ये क्या चीज बताता है? भाव को। तो कौन सी संख्या हो जाएगा बाबू आप लोग का? ठीक है, भाववाचक संज्ञा। कौन सा हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? चलिए अगला है, मैं आप चला जाऊंगा। ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है आपका, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, मैं आप चला जाऊंगा, कभी कभी मैं अपने आप ही चले जाऊंगा, इसी को घुमा फिरा के पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? ये जो आप है आपके पास है ना, आप, ये कौन सा सर्वनाम है ये आपको बताना है। ठीक है, 4 भेद तो यही है, और भी भेद आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम की संबंधवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम की निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, बताइए कौन सा हो जाएगा? चलिए आ गया होगा आप लोग का। तो देखिए, मैं आप ही चले जाऊंगा, यानी अपने आप ही चले जाऊंगा। वाक्य को आप लोग समझिएगा, मैं आप ही चला जाऊंगा मतलब मैं अपने आप चला जाऊंगा। ठीक है, तो आप की बात हो रही है, आप कौन? यानी खुद को बता रहा है। खुद का मतलब क्या होता है? निज। ठीक है, खुद का मतलब क्या हो गया भैया? निज। तो कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा बाबू। कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगला है, प्राविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है? आपका जो प्राविशेषण है वो किसकी विशेषता बताता है? सबको आता होगा, किसकी? विशेषण की। किसकी विशेषता को बताता है भाई? विशेषण की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू आप लोग का संधि विच्छेद से। ये सब आपके एग्जाम में ही आता है। ठीक है, देखिए अदिश शब्द का संधि विच्छेद है, आपको बताना है इस चारों में से अदिश जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, देखिए अधि जोड़ इस होगा, आ जोड़ धिस होगा, अधि जोड़ इस होगा, आधा जोड़ इस होगा। आपको बताना है इस चारों में कौन सा हो जाएगा। तो देखिए अधिस, तो आपका देखिए ऑप्शन हो जाएगा बाबू यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, यानी अधि जोड़ इस। जब आप इसका संधि विच्छेद कीजिएगा तो अधि जोड़ क्या हो जाएगा? इस हो जाएगा। ठीक है, अगला है सिंधु उर्मी शब्द का संधि विच्छेद है। सिंधु उर्मी शब्द का संधि विच्छेद बताइए इन चारों में क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन ए सिंधु जोड़ उर्मी, सिंधुर्मी, और इधर सिंधु जोड़ उर्मी और सिंध जोड़ उर्मी। तो क्या हो जाएगा बाबू आप लोग का आंसर? देखिए सिंधु जोड़ उर्मी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिंधु जोड़ उर्मी। ठीक है, सिंधुर्मी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सिंधु जोड़ उर्मी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोग का दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद। ठीक है, आपका जो दिगंबर शब्द है ये भी बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए दिग जोड़ अंबर, दिशा जोड़ अंबर, दिग जोड़ मबर और दिक जोड़ अंबर। ज्यादातर बच्चे जानते हैं इसको मार के आते हैं, दिक जोड़ अंबर। कहीं आप भी ना मार रहे हो। ठीक है, अब पता नहीं आप क्या मार रहे हैं। तो ज्यादातर का बच्चा जो मतलब मेरे क्लास का भी हो या अदर से भी पूछा मैंने, ज्यादातर बच्चे इसी को मार देते हैं, दिक जोड़ अंबर। ठीक है, तो बाबू ये नहीं होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दिग जोड़ अंबर। क्या हो जाएगा? दिग जोड़ अंबर यानी दिगंबर। ठीक है, ठीक है, समझ गए? आप लोग समझ गए, पर बाबू इस समझना आपका गलत है। ठीक है, ज्यादातर बच्चे ये मार के आते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन में मत रहिएगा, ज्यादातर बच्चे ये मार के आते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, दिक जोड़ अंबर होगा। ठीक है, गलती मत कीजिएगा। ठीक है, मैं आप लोग को देख रहा था कंफ्यूजन में तो नहीं आते, नहीं तो आप लोग कहिएगा कमेंट करके सर क्या पढ़ा रहे हैं, गलती पढ़ा रहे हैं। ठीक है,
तो देखिए ज्यादातर बच्चे ना यही करके आते हैं। क्यों? क्योंकि संधि विच्छेद में उनको लगता है जब तोड़ेंगे ना तो देखिए वो क्या करता है, दिग जोड़ अंबर, अरे यही होगा, ये मत कीजिएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, दिक जोड़ अंबर। ठीक है, कौ पे हलंत है, याद रखिएगा, दिक जोड़ अंबर, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, संधि विच्छेद समझ में आ गया आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू आप लोग का, कहता है नागरी लिपि जो आपकी निबंध है गुणाकर मूले के किस पुस्तक से उद्गत है। ठीक है, नागरी लिपि जो गुणाकर मूले जी की है वो किस पुस्तक से उद्गत है उसके बारे में बताना है। ठीक है, नागरी लिपि किसने लिखा बाबू, गुणाकर मूले ने, है ना। तो किस पुस्तक से ये क्या उद्गत है नागरी लिपि, अक्षरों की कहानी से, महान वैज्ञानिक से, भारतीय लिपियों की कहानी से, कि अक्षर कथा से। ठीक है, तो ये जो आपकी उद्गत है ये भारतीय लिपियों की कहानी से उद्गत है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तम, उत्तम शब्द का विलोम रूप कौन सा होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है भैया, उत्तम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। उत्तम माने क्या होता है भाई, अच्छा, बहुत अच्छा जिसको कहा जाए। उत्तम का क्या होगा, अच्छा, ठीक, साधारण। अब देखिए इसमें भी अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाइएगा तो देखिए उत्तम को तोड़िएगा, मन में सोचिए उत्तम किसको कहते हैं, जब कोई चीज बहुत बढ़िया लग जाता है, बहुत अच्छा भाई, बहुत उत्तम चीज है। अच्छा तो ऐसी हो गया, उत्तम में ठीक आ ही जाएगा। साधारण, हाँ भाई ठीक ठाक है। एक के वो आपका ऑप्शन बचता है कौन सी, अधम, जो कि उत्तम का क्या है बाबू, विलोम शब्द है, यानी उत्तम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अधम हो जाएगा। ठीक है, आगे है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था, तो ऑप्शन ए है 1909 ईस्वी में, 1810 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में, बताइए। चलिए आप लोग का जवाब आ गया होगा, तो 1907 ईस्वी में। कब हुआ था, 1907 ईस्वी में। और डेट भी याद रख लीजिए, 19 अगस्त। कब हुआ था भैया, 19 अगस्त 1907 ईस्वी में। कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है फंसाने के लिए, कभी सिर्फ डेट दे देगा या कभी ईस्वी पूछ देगा, तो इस वजह से ज्ञान पूरा लीजिए अधूरा नहीं, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी घुमा फिरा के पूछे तो भैया क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था, 19 अगस्त 1907 ईस्वी में। कब हुआ था, 19 अगस्त 1907 ईस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है। मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है, इस शब्द में जो से है ये किस कारक की विभक्ति आपको बताना है, करण, अपादान, संबंध, कर्म। आप लोगों ने कारक पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना। तो आपको ये बताना है भाई से दो गो में आता है, के गो में आता है, दो गो में। ठीक है, दो गो में आता है आपका से, एक आपके आता है करण में, एक आता है भैया आपके किस में, आपादान में। अब आपको बताना है भाई मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है, इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, करण की आपादान। ये तो भैया आपका खत्म हो गया क्योंकि कर्ता ने खत्म, संबंध भी खत्म हो गया, है ना। तो बताइए आप लोग का क्या सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बाबू ए सही हो जाएगा, यानी करण कारक। ठीक है, चलिए भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं, फटाफट बताइए, 5, 3, 4, 6। भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं, तो बाबू भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका है, देखिए संधि विच्छेद। सबसे ज्यादा एग्जाम में बच्चा गलती होता है, संधि विच्छेद ज्यादा गलती करवाता है, खासकर हिंदी में, और इससे भी ज्यादा गलती कराता है किस में, संस्कृत में। कंफ्यूजिया इतना देता है कि कुछ समझ से बाहर नहीं है। ठीक है, चलिए तो देखिए व्यायाम का संधि विच्छेद क्या है। आपके पास ऑप्शन है वय जोड़ आयाम, व्यय जोड़ याम, वी जोड़ आयाम, व्यय जोड़ याम। बताइए आप लोग के हिसाब से क्या लग रहा है आपको। बहुत बच्चे को ए भी लग रहा होगा, बी भी लग रहा होगा, डी भी लग रहा होगा। भाई ये तो लग नहीं रहा होगा, सी तो पहले ही हट गया है कि नहीं। तो देखिए इसका आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही हो जाएगा, वी जोड़ आयाम। ठीक है, वी जोड़ आयाम आपका हो जाएगा व्यायाम। ठीक है, चलिए बाबू अगला क्वेश्चन है आप लोग का, सिर चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। ठीक है, सिर चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है, प्रयास करना, गुस्ताख बनाना, बात करना, बहाना बनाना। बताइए सिर चढ़ने का मुहावरा क्या होगा, आप लोग बताइए फटाफट क्या हो जाएगा। देखिए सिर चढ़ना का मतलब गुस्ताख बनाना, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। सिर चढ़ना
यानी गुस्ताख बनाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मुहावरे से ही लिया गया है, हाथ पसारना। भैया हाथ पसार दिए है ना, हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ है, बताइए क्या? प्रयत्न करना, हाथ साफ करना, लिख देना, याचना करना। ये भी थोड़ा सा सेंस लगाने वाला क्वेश्चन है, आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या हो जाएगा बाबू? तो देखिए हाथ पसारना यानी किसी से विनती करना, यानी क्या करना भाई? याचना करना, यानी आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है आंख शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? आंख शब्द का पर्यायवाची कौन है? आप लोग फटाफट बताइए। लोचन, कटक, कानन, अम्मी। फटाफट आप लोग का आंसर आ जाना चाहिए। और आप लोग बताते नहीं है, जो भी बिहार बोर्ड के क्लास 10th के विद्यार्थी और लास्ट में एक भी विद्यार्थी जो भी देखते हो बाय चांस, ये नहीं बताते हैं कि आप लोग का कितना सही हुआ। उससे ये तो मुझे पता चलेगा कि भाई मेरा क्वेश्चन आपके लिए सपोर्टेबल है कि नहीं, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, या आप कितना स्कोर कर रहे हैं कि और अच्छा मैं लाने का प्रयास करूं। तो ये थोड़ा आप लोग क्या कीजिए, यानी वीडियो अगर आप लोग देखते हैं, क्लास 10th के विद्यार्थी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो जरूर ये बताया कीजिए कि आपका स्कोर कितना गया, आपने कितना आउट ऑफ कितना किया। इसमें शर्म की थोड़ी ना बात है। आपका अगर 10 ही ठीक हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हुआ तो एक ही आपका ठीक हुआ तो वहीं से शुरुआत कर दीजिए नए की। ठीक है, ये मत सोचिए भाई नहीं होगा, हर चीज होगा, दुनिया में हर चीज संभव है। तो देखिए आंख शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा बाबू? तो लोचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोचन हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोचन। और लोचन ध्यान रखिएगा, आंख का पर्यायवाची और भी होता है, नेत्र, नयन, लोचन। याद रखिएगा, आंख शब्द का पर्यायवाची नेत्र, नयन, लोचन, और यहां पे आपका लोचन। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े पर डैश उन्हें बढ़ने नहीं देगा। तो बताइए आप लोग इस खाली स्थान में क्या आएगा? मनुष्य, देवता, पशु की दानव? कौन आएगा? कमबख्त नाखून बढ़े तो बढ़े, पर जानते हैं इसे पशु बढ़ने नहीं देगा, उसको चिबाई चिबाई खाया जाएगा। क्या बताइए आप लोग कौन सा होगा ऑप्शन सही? तो देखिए इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ए, मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि उसे पशुता के समान लेखक ने कहा था, इसे समझा जाता है कि नहीं? आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो लेखक ने बोला था नाखून जो है पशुता के समान बताया था उन्होंने। ठीक है, पर आजकल तो मान लीजिए फैशनवा हो गया है, कोई कोई बढ़ाते हैं। चलिए जिनका भी अच्छी बात है, अपना अपना फैशन है। ठीक है, चलिए आगे है, निम्नांकित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ठीक है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। ये ज्यादातर क्वेश्चन आपको स्त्रीलिंग से ही पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पे स्त्रीलिंग पुल्लिंग खोजने के लिए एक बार क्या हुआ, क्लास में पढ़ा रहे थे तो हम बोले बताओ, मान लीजिए कोई भी जानवर, जैसे बंदर है। ठीक है, मान लीजिए बंदर को, अगर बंदर, भाई वो बंदर देखा, किसी विद्यार्थी ने बंदर आया था छत पर कूदते हुए, तो बोला भाई उसमें बंदर और बंदरिया कौन है? तो एक विद्यार्थी बोलता है क्या कि ईटा उठाओ या ढेला उसके देह पर मारो, अगर भागा तो बंदर, अब भागी तो बंदरिया, है ना? तो वैसा काम नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो स्त्रीलिंग में ही नहीं कि भैया कान, कान क्या है? काटा तो कान नहीं, काटी तो स्त्रीलिंग, काटा तो भैया कान काटा, मतलब शब्द बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कान काटना, कान काटनी कभी सुने? या कान कटेगी, कान कटेगा। आप वाक्य को बनाइए। ठीक है, स्त्रीलिंग खोजने के लिए सबसे बढ़िया चीज है आप उसको वाक्य में निरूपित कीजिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा भैया वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। देखिए कान, कान देना, मुहावरा पढ़ा होगा आप लोगों ने, कान देना, तो भैया ये तो साफ है, पता चल रहा है क्या पुल्लिंग है आपका। गाल, गाल लगने ना देना, ये भी आपका मुहावरा ही है। ठीक है, हाथ, मेरा हाथ हथौड़े जैसा है नहीं, आप लोग समझिएगा नहीं? ठीक है ना, मेरा हाथ हथौड़े जैसा है। तो इसमें भी क्या चीज समझ रहे हैं आप लोग? पुल्लिंग का ही आ रहा है। एक देखिए जीव, जीव स्वादिष्ट भोजन को खूब बढ़िया से खाता है, जीव बहुत अच्छी है ना? तो आप इस चीज को समझिएगा तो भैया आपका क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी भैया जीव जो है आपका क्या है? स्त्रीलिंग है, बाकी ये सब आपका क्या है? पुल्लिंग में आता है। ठीक है, सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन है 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में, 29 अक्टूबर 1919 ईस्वी में, 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में, 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी में। ऑप्शन जो है ना बहुत बढ़िया फंसाता है, सेम सेम ऐसा दे देगा ना कि आता हुआ भी क्वेश्चन डिफॉल्ट हो जाता है, यानी भाई गड़बड़ा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए प्रैक्टिस, यानी
भैया जितना आप प्रैक्टिस में रहिएगा, जितना आप रीडिंग का मतलब पढ़ते रहिएगा, उतना ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो देखिए सात कोड़ी होता का जन्म जो हुआ था 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में। ठीक है, चलिए बाबू अगला क्वेश्चन है आपका फिर संधि विच्छेद से है। कहता है नीरव का संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, देखिए नी जोड़ रव, नी जोड़ रव, नी जोड़ रव और नीरव। बताइए आप लोग क्या क्या मारिएगा फटाफट। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, फटाफट बताइए। देखिए एक चीज तो आप ये चीज देखिए कि हिंदी में ज्यादातर ऑप्शन में जो है आंसर ए या डी ये बहुत ज्यादा आता है। अगर तुक्का भी लेके चलते हैं तो आराम से बेरा पार कर लीजिए। देखिए तो नीरव का बाबू संधि विच्छेद जो होगा क्या होगा? निह जोड़ रव, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका? ए, निह जोड़ रव। चलिए अगला क्वेश्चन है अजन्म में कौन सा समास है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अजन्म। और देखिए आज आप समास को भी समझ लीजिएगा। ये टेस्ट सीरीज में क्या होता है, क्वेश्चन बहुत जगह से लिया जाता है और इसको जो बच्चे देख लेते हैं वो अगर कभी भी तैयारी में नहीं किया है ना तो इतना जरूर होता है 60 से 70% तैयारी आपका ये किताब करा देगा। ये जो आपका टेस्ट सीरीज है ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये जो टेस्ट सीरीज है आपका ये 50 से 70% आपका तैयारी करवा देगा अभी। ठीक है, ध्यान समझिएगा। अजन्म में कौन सा समास है? देखिए यहां समास कितने सारे हैं आपके? 4 गो है। अव्ययी भाव, द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व। कौन सा समास होगा? ध्यान रखिएगा। किसी भी शब्द के आगे, किसी भी शब्द के आगे कोई अक्षर लगता है या शब्द या नया शब्द बनता है ना। जैसे मान लीजिए यहां पे समझिएगा जन्म, जन्म के आगे क्या लग गया भाई? अ, है ना, ये अ लग गया, आगे जो लग गया कोई भी शब्द तो अव्ययी भाव समास। समझ में आया बात? तो कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव। देखिए अजन्म, ये जो अ है ये क्या है? उपसर्ग है, यानी आगे उपसर्ग के रूप में कुछ भी आ गया तो वो आपका क्या होगा? अव्ययी भाव। यानी आगे जो शब्द के आगे लग जाए, है ना, अवयवी यानी आगे लग जाए वो क्या होगा? अवयवी भाव। ठीक है, समझ गए आप लोग? यानी आगे वाला भैया अवयवी भाव, सीधा ध्यान रखिएगा। अजन्म, प्रवचन बहुत सारा है, अज्ञान, है ना, निर्बल, बहुत सारा ऐसा है जिसके आगे में उपसर्ग लग जाए। सीधा ध्यान रखिए, आपको पता होगा उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय कहां लगता है? पीछे। तो जो आगे लगेगा वो आपका क्या होगा? समास की अगर बात करेंगे तो अवयवी भाव। अ से अवयवी, अ से आगे लगने वाला। समझ गए आप लोग? एक और समास है जन्म मरम में कौन सा समास होगा? इसको भी ट्रिक से सीख लीजिए। किसी भी शब्द में दो शब्द आपस में इसके माध्यम से जुड़े हो, ये जो आपका माइनस चिन्ह है जो इसके माध्यम से जुड़े हो वो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। समझ में आया? कोई भी चीज जैसे सुख और दुख, भैया बीच में क्या है? माइनस है। ठीक है, मान लीजिए माइनस है कह दिया मैंने आपको। ठीक है, ये जो है ये पॉइंट आपका ये क्या कहलाएगा? आपका द्वंद्व समास। याद हुआ? दो चीज, दो समास आपको याद हो जाना चाहिए भैया। आगे लगने वाले को अव्ययी भाव कहते हैं। किसी भी शब्द के जो आगे, यानी शब्द का आप टुकड़ा कीजिए, अ जोड़ जन्म, आगे क्या आया? अ आया, आगे कुछ आया तब अव्ययी भाव। किसी भी संख्या में किसी भी शब्द में दो शब्द अगर इस चीज से जुड़ा हो, माइनस से जुड़ा हो, ये वाला जो माइनस है इससे जुड़ा हो, उसको क्या करेंगे भैया? कौन सा समास? द्वंद्व समास। याद रहेगा आप लोग को, भूलिएगा नहीं। कौन सा समास? द्वंद्व समास। ये तो आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आना ही है और आज आप लोग इसको याद कर लीजिए और समझ लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए भैया। बीच में ये आ गया तो द्वंद्व, सीधा क्या हो जाएगा? द्वंद्व। समझ गए? चलिए आगे। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, तिमाही शब्द में कौन सा समास है? दो समास तो आपने पढ़ लिया, अब तीसरा समास आपको बताना है भैया। तिमाही शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? तो अभी तो आपने पढ़ा भाई द्वंद्व तो होगा नहीं, ये तो पहले खत्म। ये किसमें होता है? जहां बीच में माइनस होता है। बच्चा ये 3 कर्मधारय, तत्पुरुष और द्विगु। तो इसमें बताना है आपको भैया कौन सा समास होगा। देखिए जब भी संख्या की बात हो, ठीक है, संख्या की बात हो, कोई भी संख्या की बात हो तो ध्यान रखिएगा भैया वो कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। कौन सा समास होगा? द्विगु, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। तिमाही, दुमाही, चरमाही, पंचवर्षीय, जब भी संख्या की बात होगी तो कौन सा समास होगा आपका? द्विगु समास होगा। 3 गो समास भूलिएगा नहीं बाबू, एकदम कंठस्थ याद कर लीजिए भैया, कहीं से भी गलती मत कीजिएगा। ठीक है,
चलिए आगे है, इंद्र शब्द का पर्यायवाची कौन है? बताइए आपको। इष्ट, दव, सुरेश, तमिस्त्रा। बताइए आप लोग क्या हो जाएगा इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द? तो देखिए इंद्र शब्द का पर्यायवाची जो शब्द होगा वो क्या हो जाएगा आपका? सुरेश। और भी इसका पर्यायवाची होता है, क्या होता है इंद्र का? सुरेश, देवेंद्र, सुरेंद्र, और आपका क्या हो जाएगा? महेंद्र, है ना? महेंद्र बाहुबली ना। तो इंद्र का क्या हो जाएगा? महेंद्र, देवेंद्र, है ना। उसके बाद सुरेंद्र, और क्या हो जाएगा? सुरेश। ये आपके इंद्र के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। ठीक है, मैंने और भी बता दिया आपको। चलिए अगला समास है, कर्महीन शब्द में कौन सा समास है? देखिए अब देखिए आपने 3 समास पढ़ लिया, चौथा समास आ गया भैया। कर्महीन में कौन सा समास है? देखिए जो कर्म से क्या हो? हीन हो। शब्द को तोड़िएगा, को लग जाए, क्या लग जाए? को, तब वो कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा आपका। कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। कोई दिक्कत आप लोग को? ठीक है, कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष। क्यों? कर्म से क्या है भैया? हीन है। कर्म से हीन है। का, के, की, को, ई सब जिसमें लग जाए या से, वो शब्द को तोड़ने पर ये आ जाए आपको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, ये जो संज्ञा है, चमक जो संज्ञा है, इसमें आपको बताना है कौन सा विशेषण शब्द बनेगा। इस चमक से कौन सा विशेषण शब्द बनेगा? चमकीला, चमक, चहक, चमक्कन, चमकन। ठीक है, तो देखिए आप लोग का आंसर उम्मीदता सबका सही आना चाहिए। इससे जो आपका विशेषण शब्द बनेगा वो बनेगा आपका क्या चीज बाबू? चमकीला बनेगा। क्या बनेगा? चमकीला बनेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी में किस नगर में हुआ था? मैक्स मूलर का जन्म जो आधुनिक जर्मनी में किस नगर में हुआ था? फ्रैंकफर्ट में, मुनीच में, बर्लिन में, या डेवॉस में? आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा डेवॉस में, यानी डी फॉर द्रौपदी। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? डी, यानी क्या भैया? डेवॉस में। चलिए आगे, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी, भैया इनके बारे में तो सबको ही जानते होंगे। ठीक है, तो बताइए बिहार राज्य में किस जिले में इनका जन्म हुआ था? ई अगर किसी का गलत होगा तो बिहार में रहना बेकार है भैया आप लोग का। ठीक है, फटाफट बताइए। सीतामढ़ी, पटना, बेगूसराय की वैशाली में? और खासकर जो डिस्ट्रिक्ट के होंगे बेगूसराय के, उनका जवाब आ चुका होगा। तो रामधारी सिंह दिनकर जी जो है वो बिहार के किस राज्य से हैं? बताइए किस जिले से? तो आपका आंसर अगर सी जा रहा है तो एकदम सही जा रहा है, बेगूसराय जिले से। ठीक है, किस जिले से हैं भैया रामधारी सिंह दिनकर? बेगूसराय जिले से। और कौन थे भाई? राष्ट्र कवि थे। इन्होंने नाम किया था, बिहार के प्रति बहुत ज्यादा मेहनती भी थे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, उपसर्ग बताना है आपको। निस, नी, निस और नी, कौन सा उपसर्ग होगा ये बताना है आप लोग को। चलिए फटाफट आप लोग देखिए कौन सा हो जाएगा। और आप लोग अगर इतना दूर तक वीडियो देखते देखते आ चुके हैं तो थोड़ा सा और सर्व कीजिए। टोटल 50 क्वेश्चन मैंने लिए आपके। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन को देख के जाइएगा ताकि आप लोग को भी पता चले भाई क्या क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन आपको लोग को अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा अपने प्यारे हाथों से। और क्लास 10th में जितने भी आप लोग के फ्रेंड्स हैं या कोई भी हैं, भाई बहन कोई भी, जरूर उनको शेयर कीजिए। खासकर टेस्ट सीरीज, और कुछ शेयर मत कीजिए, कम से कम ये जो टेस्ट सीरीज है और भी बनाया हुआ मैंने, मैथ का भी है, सोशल साइंस का भी है आप लोग का, इसको जरूर शेयर करें भाई, किसी का भला हो जाए तो क्या दिक्कत है। ठीक है, चलिए फटाफट आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। देखिए निस्तेज का जो उपसर्ग होगा वो हो जाएगा आपका निस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है ये बताना। प्रत्यय आपका कहां जुटा रहता है? आगे कि पीछे? पीछे। ठीक है, प होगा, आपा होगा, अप्पा होगा कि अप होगा, आप लोग को ही बताना। फटाफट बताइए कौन सा हो जाएगा। तो देखिए बुढ़ापा में जो प्रत्यय होगा वो आपका क्या हो जाएगा? प हो जाएगा, प आकार। ठीक है, क्या हो जाएगा? प आकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है ये आपको बताना है। बताइए आप लोग इसमें भैया कौन सा शब्द शुद्ध है? उच्छ्वास, 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 सब उच्छ्वास है। इसमें बताना है भैया शुद्ध कौन है। फटाफट बताइए आप लोग।
देखिए इसमें आपका जो शुद्ध शब्द है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उच्च श्वास, यानी उच्च उ आधा को चौ छ व आकार स्व, उच्छ्वास। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोग को? चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कपड़ा शब्द का बहुवचन बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, फटाफट बताइए। कपड़े, कपड़ाएं, कपड़ों, कपड़े, क्या हो जाएगा? तो कपड़ा शब्द का बहुवचन हो जाएगा। बहुत बच्चे शायद इसके साथ जा रहे होंगे तो कृपया करके नहीं जाइएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या हो जाएगा? कपड़े हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, जल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द बताइए। भैया जल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द बताइए। बड़वानल, दावानल, जठरग्नि, दुर्गम, बताइए क्या हो जाएगा? देखिए जल में लगने वाली आग के लिए जो एक शब्द हो जाएगा वो वडवानल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वडवानल हो जाएगा। चलिए, प्राणपति बेहोश क्यों पड़ी थी? प्राणपति बेहोश क्यों पड़ी थी? फटाफट बताइए। सिर दर्द के कारण, तेज बुखार के कारण, कि पेट दर्द के कारण, कि चोट लगने का कारण? किसके कारण बुखार पड़ी थी, बीमार पड़ी थी या बेहोश हो गई थी? तो तेज बुखार के कारण। ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी हो जाएगा, तेज बुखार के कारण। चलिए बाबू, अगला क्वेश्चन है आप लोग का, सुमित्रा नंदन पंत की प्रसिद्ध कविता भारत माता किस कविता संग्रह से संकलित है? ये आपको बताना है। ठीक है, किससे संकलित है? युगवाणी, ग्राम्या, युगपत, स्वर्ण धूलि, आप लोग को बताना है किससे है। तो देखिए ये जो है आपका भारत माता सुमित्रा नंद जी की, ये किससे है? ग्राम्या से संकलित है। किससे है? ग्राम्या कविता संग्रह से संकलित है। ठीक है, आगे बात करते हैं, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? ठीक है, किसका किया? तो ये तो आप लोग बता ही सकते हो, सबसे आसान है। जैन धर्म का, सिख धर्म का, बौद्ध धर्म का, हिंदू धर्म का। तो गुरु नानक जी कौन थे भाई? सिख थे। तो किसका किया होगा? सिख धर्म का। किसका किया था? सिख धर्म का। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई लगा लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद जी ने, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सही, बी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू आप लोग का, देखिए निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध शब्द है? चार ऑप्शन आप लोग के सामने है, आप लोग बताइए इस चारों में कौन सा शब्द शुद्ध है। चलिए फटाफट बताइए, ऑप्शन ए, बी, सी या डी, कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसमें आपका जो होगा वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये शब्द क्या है? शुद्ध शब्द है। चलिए आगे है, अकल पर पत्थर पड़ना। अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बताइए फटाफट। अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धिमान होना, बुद्धि का उपयोग करना, प्रतिभावान होना या बुद्धि भ्रष्ट होना। अकल पर पत्थर पड़ना, भैया अकल पर क्या पड़ गया? पत्थर पड़ गया, यानी बुद्धि भ्रष्ट हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को भैया आवश्यक क्यों मानता है? आपको बताना, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? कमेंट में आप लोग बताइएगा, चैप्टर 1 का। ठीक है, तो किसको मानता है भाई आवश्यक? कार्य कुशलता के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, भाईचारे के लिए, कि इनमें से कोई नहीं? बताइए फटाफट क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बाबू ए हो जाएगा, कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है आधुनिक सभ्य समाज। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए अगला क्वेश्चन है, नजम्मा मगम्मा की कौन थी? बताइए आप लोग, ये सेकेंड हिंदी का क्वेश्चन है आप लोग का। नजम्मा मगम्मा की कौन थी? बेटी, पड़ोसी, बहू, नौकरानी, कौन थी? तो नजम्मा मगम्मा की कौन थी बाबू? बहू थी। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, बस 50 जल्दी हम लोग खत्म कर लेंगे। भारत माता कविता के कवि कौन है? भारत माता कविता के कवि कौन है? फटाफट बताइए। सुमित्रा नंदन पंत जी, सुभद्रा कुमारी चौहान, दिनकर या कुंवर नारायण, कौन थे? तो देखिए भारत माता कविता के कवि जो थे वो कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत जी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। मैक्स मूलर की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? रेल में, मोबाइल पर, गाँवों में कि शहरों में? कहाँ हो सकते हैं? आप लोग का जवाब आ गया होगा, और जिनका जवाब ऑप्शन नंबर सी है एकदम सही जवाब है, कहाँ होते हैं? गाँव में। चलिए
चलिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 49 पे हम लोग पहुंच गए। ठीक है, यहां तक अगर आप लोग आए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। चलिए बस 2 क्वेश्चन और है, उसके बाद नेक्स्ट सीरीज में आप लोग से मिलेंगे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? किस भाषण का ये संपादित अंश है आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा? इसको आप लोग को बताना है। द कस्टस इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, हु आर सुधराज, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। एक चीज इसमें आप लोग और जान लीजिए, ये चारों जो ऑप्शन दिया है ना, ये इनकी रचना है, किनकी? भीमराव अंबेडकर की, याद रख लीजिएगा। और ये जो जाति प्रथा और श्रम विभाजन और जाति प्रथा लिया गया है, ये आपका लिया गया है ऑप्शन सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है, और ये पर उन्हीं की रचना है, याद रखिएगा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है आपका पसंदीदा चैप्टर नंबर 2, जो आपको बहुत बढ़िया से याद होगा। ऐसा कोई हमको लगता है क्लास 10th में बच्चा नहीं होगा जिसको चैप्टर 2 सेन साहब की कहानी और खोखा की कहानी याद ना। जबरदस्त, मतलब कहानी ही जबरदस्त है। ठीक है, चलिए ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो आप लोग से क्वेश्चन है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही थी? और उम्मीद है इसका आंसर कोई बच्चे गलत नहीं दीजिएगा। ऑप्शन ए है सेन साहब की धर्मपत्नी ने, सॉफर ने, सेन साहब या गिरिधर ने। फटाफट आप लोग बताइए किसने कहा था ऐसे ही चलकर बच्चे जो है आगे चलकर चोर गुंडे और डाकू बनेंगे? तो बाबू इसका आंसर, अगर आप लोग सी के साथ जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, तो आपका आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो टोटल मैंने आपको 50 क्वेश्चन आप लोग को मैंने कराया है। ठीक है, टोटल मैंने 50 क्वेश्चन कराया है, और आप लोग ने कितना स्कोर किया है ये आप लोग बताते नहीं है। प्लीज ईमानदारी पूर्वक क्लास 10th के जो भी है, बाकी से कोई दिक्कत नहीं है, जो भी बच्चे हैं उनको मैंने बोला कि कम से कम आप लोग अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दिया कीजिए भैया, क्लास 10th के जो भी तैयारी कर रहे हैं, और ये जरूर बताया कीजिए भैया कितना आप मार्क्स ऑब्टेन किए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करना किया कीजिए एकदम। ठीक है, मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।